नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबों का पॉजिटिव हेल्पर्स के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का जो खास टॉपिक है वो है टेंस। दोस्तों, आप में से बहुत सारे छात्रों का रिक्वेस्ट था कि सर आप टेंस टॉपिक लाओ, ग्रामर एंड कंपोजिशन एससी गुप्ता से टेंस पढ़ाओ। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस टेंस टॉपिक को। अगर आप इस वीडियो का सीरीज लगातार देखेंगे तो आपका ग्रामर बेहद से बहुत ही बेस्ट हो जाएगा, बेहतर से बेहतरीन हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि टेंस है क्या। दोस्तों, कई लोगों को ये लगता है कि टेंस और टाइम दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तो पहले ये समझते हैं कि टेंस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। देखिए, टेंस शब्द का उद्भव लेटिन शब्द टेम्पस से हुआ है, जिसका मतलब टाइम होता है। तो दोस्तों, टेंस में तो एक चीज़ इंक्लूड होगा, टाइम। ठीक है दोस्तों, अब समझते हैं कंसेप्ट ऑफ टेंस एंड टाइम। देखिए, टेंस एंड टाइम को समझते हैं। पहले ये बात आप समझ गए कि टेंस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? टेम्पस शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है टाइम। अब दोस्तों, टेंस एवं टाइम अलग अलग कंसेप्ट है, दोनों एक नहीं है। देखिए, टाइम एक नेचुरल कंसेप्ट है, जबकि टेंस अंग्रेजी अध्ययन हेतु ग्रामेटिकल कंसेप्ट है। दोस्तों, टाइम क्या है? एक नेचुरल कंसेप्ट है। अगर टाइम नहीं होगा तो कोई भी आप एक्शन ही परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, कोई काम ही नहीं कर पाएंगे। तो ये नेचर से प्रदत्त क्या है दोस्तों? एक कंसेप्ट है, इसको कोई झुटला नहीं सकता। जबकि टेंस की जब आप अध्ययन करते हैं तो ये व्याकरण का एक कंसेप्ट है, ग्रामेटिकल कंसेप्ट है। ये बात समझ में आया? टेंस का संबंध इंग्लिश ग्रामर से है। जो टेंस है इसका संबंध इंग्लिश ग्रामर से है। टेंस एवं टाइम समान कंसेप्ट नहीं है। समझ में आ गया? टेंस और टाइम जो है समान कंसेप्ट नहीं है। ऐसे बहुत से वाक्य हो सकते हैं जिसमें फ्यूचर टाइम में कार्य संपन्न होने को प्रदर्शित करता है, लेकिन अंग्रेजी ग्रामर के नियमानुसार उस पर प्रेजेंट टेंस नियम लागू होता है। उसका अनुवाद निम्न प्रकार से देखिए दोस्तों, एक चीज आप देखिए, यहाँ पर क्या समझाया जा रहा है। यहाँ पर यह समझाया जा रहा है, जो कई सारे ऐसे सेंटेंस हैं जिसमें आपको ये दिखेगा कि उसका जो काम समाप्त होगा वो फ्यूचर टाइम में जाकर काम समाप्त होगा, लेकिन अंग्रेजी ग्रामर में हम उसको प्रेजेंट में ही क्या करते हैं? ट्रांसलेट करते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, सी इज कमिंग टुमोरो। इसका अर्थ हम ये समझते हैं कि वो कल आएगी, लेकिन इसका हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट में ही ट्रांसलेट कर रहे हैं, सी इज कमिंग टुमोरो। इसका दोस्तों क्या है? ये हमारा जो है टाइम किस किस प्रकार बता रहा है? पहले सेंटेंस में टाइम बता रहा है फ्यूचर, लेकिन दोस्तों उसको हम अभी भी ट्रांसलेट कर रहे हैं प्रेजेंट में। सीता इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो। सीता कल दिल्ली जाएगी। दोस्तों उसको हम ट्रांसलेट किस में कर रहे हैं? उसको हम ट्रांसलेट कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, यानी प्रेजेंट में ट्रांसलेट कर रहे हैं। हमारा जो टाइम है फ्यूचर का है, यानी कि कार्य जो संपन्न हो रहा है फ्यूचर में हो रहा है, लेकिन दोस्तों उसको टाइम करके हम प्रेजेंट में ही कर रहे हैं, क्योंकि वो वर्तमान की एक्टिविटी नजर आता है जिसमें निश्चितता दिखती है। ये आगे चल के हम पढ़ेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल और है कि मिस्टर शर्मा रिटायर्स इन मंथ ऑफ दिसंबर। ठीक है, मिस्टर शर्मा दिसंबर के महीने में रिटायर्ड होंगे। यहाँ पर फ्यूचर टाइम में कार्य संपन्न होने दिख रहा है, लेकिन प्रेजेंट में टेंस में इसका जो ट्रांसलेट हो सकता है। दोस्तों, आप तो ये समझ ही गए होंगे कि टेंस और टाइम में क्या अंतर है। टाइम एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, टाइम एक नेचुरल कंसेप्ट है जो प्रकृति प्रदत्त है, जबकि टेंस दोस्तों क्या है? टेंस एक ग्रामेटिकल कंसेप्ट है, ग्रामर में इसको अध्ययन करते हैं। और दूसरा आपने ये सीखा कि दोस्तों कई सारे जो है फ्यूचर टाइम में एक्शन दिखते हैं, यानी कार्य संपन्न फ्यूचर में दिखते हैं, लेकिन फिर भी उसको प्रेजेंट में हम लोग ग्रामेटिकली ट्रांसलेट कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो ये आप समझ गए। तो टाइम और टेंस दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं। देखिए दोस्तों, अब हम ये समझते हैं कि टेंस मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। एक प्रेजेंट टेंस होता है, दूसरा पास्ट टेंस होता है, तीसरा फ्यूचर टेंस होता है। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, एक प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। दोस्तों, अब ये अंग्रेजी ग्रामर में समझते हैं टेंस है क्या। दोस्तों देखिए, टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब विच शो नॉट ओनली द टाइम ऑफ एन एक्शन बट ऑल्सो द स्टेट ऑफ एन एक्शन और इवेंट। कह रहा है, क्या कह रहा है? टेंस जो है वर्ब का एक क्या है? रूप है, जो कि ना केवल एक्शन जो हो रहा है उसका समय को दिखाता है, बल्कि उस एक्शन या इवेंट की स्थिति को भी दिखाता है। जब आपसे कोई पूछे टेंस क्या है, तो आप कहिएगा भाई, जब तुम टाइम के साथ जब तुम एक्शन को मिलाओगे, क्या कहोगे आप लोग? जब टाइम के साथ तुम एक्शन को मिलाओगे तो तुम्हारा टेंस बनेगा। यानी कि टाइम जिस में है, अगर टाइम प्रेजेंट में है तो एक्शन भी प्रेजेंट में होगा, टाइम अगर पास्ट में है तो एक्शन भी पास्ट में होगा, टाइम अगर फ्यूचर में है तो एक्शन भी फ्यूचर में होगा। टाइम को आप बदल नहीं सकते हैं, जबकि एक्शन को आप बदल सकते हैं। तो टाइम और एक्शन जब कंबाइन होता है तो किसका निर्माण करता है?
टेंस का निर्माण करता है। तो टेंस मुख्य रूप से कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस दोस्तों। ठीक है, देखिए अब ये समझते हैं कि वर्ब के फॉर्म को समझते हैं। देखिए दोस्तों, जब वर्ब के फॉर्म्स को समझेंगे तो 2 वर्ब्स निश्चित हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले वर्ब को हम कहेंगे रेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब, ठीक है। और दोस्तों, और दूसरा जो वर्ब कहेंगे उसे इरेगुलर वर्ब कहेंगे। अब ग्रामर में रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब कैसे समझेंगे? ठीक है दोस्तों, सिंपल सा बात है कि देखिए रेगुलर वर्ब में आप यूँ समझ सकते हैं, कैसे कि रेगुलर है ये, रेगुलर है ये। मॉडर्न ग्रामर में दोस्तों रेगुलर इरेगुलर वर्गीकृत किया गया। रेगुलर कैसे समझेंगे? समझेंगे ये रेगुलर है। रेगुलर का मतलब क्या समझेंगे? समझिए सीधा बात में कि इसमें अगर हम टी देखें या पास्ट करते वक्त में ईडी देख ले या डी लिख दे तो हम समझेंगे वो रेगुलर वर्ब है। रेगुलर वर्ब समझने का कई तरीका है कि अगर इसमें पास्ट करते वक्त में टी आ जाए, ईडी आ जाए या केवल डी आ जाए, समझ जाइए वो रेगुलर वर्ब है। ठीक है, समझ आया बात को? अब दोस्तों टॉक है तो इसका V2 टॉक्ड होगा, टॉक्ड होगा। रेगुलर का मतलब एक सामान्य तरीके से दोस्तों उसको क्या किया जाएगा? कन्वर्ट किया जाएगा। मतलब कि अगर ईडी लगा रहे हैं तो V2 में भी ईडी लगेगा, V3 में भी ईडी लगेगा। जैसे लाइव है तो लिव्ड, लिव्ड हो जाएगा। लेकिन देखिए अब जो है यहाँ लिव था, माफ कीजिएगा, लिव का लिव्ड और लिव्ड हो जाएगा। देखिए तो सर रेगुलर वर्ब तो समझ गए। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको कह सकता हूँ, जैसे डिस्कवर है, डिस्कवर में ये रेगुलर वर्ब बनेगा कैसे? क्योंकि दोस्तों इसका क्या होगा? डिस्कवर्ड, लास्ट में ईडी लग गया, V2 और V3 भी डिस्कवर्ड हो जाएगा। ठीक है, यानी एक रेगुलर पैटर्न पकड़कर ये बदला जा रहा है, इसलिए ये रेगुलर वर्ब कहलाएगा, मतलब सामान्य भाषा में। लेकिन दोस्तों इरेगुलर वर्ब किसको कहेंगे? जिसका पास्ट फॉर्म बदलते वक्त में कोई रेगुलर पैटर्न ना पकड़े, यानी डी ई डी उसमें ना लगे, मतलब अजीब तरह से ही बने, कई बार ए लग जाए, कई बार डबल ई लग जाए, इस तरह से हो जाए। ठीक है, जैसे देखिए या पूरा रूप ही चेंज हो जाए, उसको इरेगुलर वर्ब कहते हैं। यानी कि एक नियमित नियमों से नहीं चलता है, उसका कोई फिक्स नियम नहीं होता। जैसे देखिए सी है, सी वर्ब का पहला रूप है, सो हो गया V2 और सीन हो गया V3। सी मतलब देखना या देखता है, सो मैंने देखा, सीन मैंने देखा था या देख चुका था, V3 हुआ। गो V1 हो गया, वेंट और गोन, देखिए क्या हुआ? V2 भी बदला, V3 बदला, ये सब इरेगुलर वर्ब से। ठीक है, कम, केम और कम, यहाँ पर भी बदलाव हुआ। क्लियर है बात? देखिए क्या ध्यान देने योग्य बात कहा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा कि सिंगुलर या प्लूरल प्रेजेंट टेंस में ही होते हैं। यानी जब आप सिंगुलर या प्लूरल का इस्तेमाल करेंगे तो केवल ये प्रेजेंट टेंस में अप्लाइड होगा। जैसे आई प्ले, सिंगुलर प्लूरल समझने के लिए आई प्ले जैसे हम लिखते हैं, तो यहाँ पर प्ले कौन सा वर्ब है? प्लूरल वर्ब है। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? अगर हम लिखते हैं सी प्लेज, अगर ये लिखते हैं सी प्लेज, तो यहाँ पर प्लेज क्या है? सिंगुलर वर्ब है। तो ये केवल और केवल किस में अप्लाई होगा? ये केवल और केवल प्रेजेंट टेंस में ही अप्लाई होगा, प्रेजेंट टेंस के अलावा और कोई टेंस में अप्लाई ये नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। कहा जा रहा है वर्ब के साथ प्रेजेंट टेंस में एस ई एस लगता है, वही सिंगुलर बनता है। समझ में आया? जब वर्ब में एस ई एस लगा देंगे दोस्तों वो सिंगुलर हो जाएगा। जब वर्ब में एस ई एस लगाएंगे तो वो सिंगुलर होगा। जैसे कम, कम अभी प्लूरल वर्ब है, इसी में एस लगा दिए, कम्स हो गया, सिंगुलर वर्ब हो गया। जैसे गो प्लूरल वर्ब है, जियो ई एस लगा दिए, ई एस लगा दिए, सिंगुलर हो गया। प्ले क्या है? प्लूरल वर्ब है, एस लगा दिए इसमें तो प्लेज हो गया, सिंगुलर वर्ब। आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर कुछ वर्ब के फॉर्म्स दिए हैं। ठीक है, इसको आप देख लीजिए अच्छे ढंग से चार्ट को, ताकि आप जब ट्रांसलेट करें या जब ग्रामर पढ़े या जब ट्रांसलेशन बनाए या टेंस जब आप लगातार पढ़ रहे हैं उसमें आपको ये काम आ सके। ठीक है, जैसे दोस्तों देखिए सबसे पहला है, इसको हम एक बार पढ़ भी दे रहे हैं, आपको पूरा देखना भी है। जैसे एराइज है, अब आपको बताना भी है कि रेगुलर वर्ब है, ये रेगुलर वर्ब है। एराइज, एरोज और एराइजन। एराइज माने होता है उठना। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? जैसे आप सोकर उठते हैं, वो सुबह सवेरे उठते हैं, वो वाला एराइज है ये। ठीक है, स्वामी विवेकानंद वाला एराइज है ये। तो एराइज का पहला प्रेजेंट रूप क्या हुआ दोस्तों? प्रेजेंट रूप हो गया आपका एराइज, पास्ट रूप हो गया एरोज, और पास्ट पार्टिसिपल जिसे आप V3 कहते हैं, ठीक है, वो दोस्तों क्या हुआ? एराइजन। और प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसे आप वर्ब के चौथे रूप कह सकते हैं, वो दोस्तों क्या हो जाएगा? एराइजिंग। और एक होता है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव मैंने जब एराइज के साथ टू लगा दी, यानी वर्ब के पहले जब टू लगता है, 2 + B1, उसी को इन्फिनिटिव कहा जाता है। ठीक है दोस्तों,
अब दोस्तों देखिए, अब अगला है अराइव। अराइव है तो देखिए पहले वाला कौन सा वर्ब था बताइए, तो कहिएगा सर पहले वाला जो है इरेगुलर वर्ब था। अराइव, अराइव्ड और अराइव्ड हो गया, अराइविंग और टू अराइव हो गया। इसी तरह से दोस्तों सारे के सारे हैं, आप एक बार देख लीजिए अच्छे ढंग से ताकि आपको समझ में आ सके। मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। यहाँ देखिए, जैसे ड्रीम है, ड्रीम्ड है, ड्रीम्ड हो गया, ठीक है दोस्तों। ईट, अर्न, इलेक्ट, इलेक्ट्रीफाई, देख लीजिए आप सारा का सारा यहाँ पर आपके 3 पेज में है। मैं सारा धीरे धीरे करके आपको स्क्रॉल कर रहा हूँ, जैसे देखिए, हाँ 4 पेज में है, इसको स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों, इस सबको आपको एक बार देखकर अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। तो चलिए कुछ ध्यान देने योग्य बात है उसको समझते हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि वर्ब का जो पहला रूप है, दूसरा रूप है, तीसरा रूप, इससे आप अच्छे ढंग से परिचित हैं। वर्ब के चौथे फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहा जाता है। जब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं तब ये बनता है, ठीक है। और जब वर्ब में हम क्या करते हैं, वर्ब जो है ध्यान समझिएगा, वर्ब फॉर्म इन इन्फिनिटिव या फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगने से बनता है। इन्फिनिटिव कब बनता है, टू प्लस जब फर्स्ट फॉर्म लाते हैं तब जाके इन्फिनिटिव बनता है। ये बात आपको क्लियर हो गया दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, यदि वर्ब के अंत में आई ई आता है तो आई ई को वाई में बदला जाता है, फिर उसमें आईएनजी लगाया जाता है। जैसे देखिए कोई भी शब्द है, जैसे मान लीजिए डाई है, डाई में अगर दोस्तों लास्ट शब्द इसका आई ई है तो इसको आई ई जो शब्द है दोस्तों ध्यान समझिएगा, इस आई ई को कन्वर्ट करना है वाई में। जब हम इसको मान लीजिए कि आईएनजी फॉर्म डालना चाहते हैं तो वाई में कन्वर्ट करने के बाद उसमें आईएनजी लगा देते हैं तो दोस्तों वो डाइंग बन जाता है और वो चौथा रूप बन जाता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे लाई है, एल आई, लाई लाई है, तो आपको क्या करना है, जो आई ई है इसको ओमिट करके आपको वाई में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, वाई में, तो बन जाएगा लाइंग, ठीक है। बाहर में आईएनजी जब लगाएंगे दोस्तों। अब आगे करा, और यदि वर्ब के अंत में ई आता है तो आईएनजी लगाते समय ई हट जाता है, ठीक है। क्या 3 पॉइंट कहा, ये ध्यान समझिएगा जब आईएनजी में बदल रहे हैं। जैसे कम है, लास्ट में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो ई को हटाएंगे यहाँ से और इसके जगह पे आईएनजी लेंगे तो हमारा जो है वर्ब का चौथा रूप यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल रेडी हो जाएगा, कमिंग हो जाएगा, ठीक है। जैसे दोस्तों ये चीज़ क्लियर है आपका, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आप ये देखकर काम कर सकते हैं। जैसे वायर है, वायर में लास्ट में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे आईएनजी में तो वायरिंग हो जाएगा, ठीक है। ओके दोस्तों, जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, साइन है, एस एच आई एन ई, साइन है। साइन में दोस्तों है ई हटा देंगे, उसके जगह क्या लेंगे, आईएनजी लेंगे, तो क्या हो जाएगा, साइनिंग, क्या हो जाएगा, साइनिंग हो जाएगा। क्लियर है बात आपको, यह स्पष्ट रूप से समझ में आया। 3 पॉइंट बोला मैंने, क्या क्या पॉइंट बोला, अगर दोस्तों आई ई है उसको वाई में कन्वर्ट करके उसमें प्लस में आईएनजी लगा दीजिए, आपका वर्ब का चौथा फॉर्म तैयार हो जाएगा। केवल ई है तो उसके जगह पे डायरेक्ट आईएनजी लगा दीजिए, आपका काम चक हो जाएगा, ठीक है। अब अगला कह रहा है कि अगर वर्ब फॉर्म के अंतिम में कोई कॉन्सोनेंट आए, क्या है दोस्तों, कोई कॉन्सोनेंट आए और उससे उससे पहले कोई शॉर्ट वॉवेल हो, तो ऐसे वर्ब में फॉर्म में बदलने के लिए कॉन्सोनेंट 2 बार आता है, ठीक है। कितने बार आता है, 2 बार। यानी कि जो, जैसे एग्जाम्पल समझिएगा आप ध्यान से कि मैंने क्या बोला, कि जो मान लीजिए हमारे सामने कोई है, ठीक है, आप ध्यान समझिएगा, ये आपको समझने लायक है, आप ये ध्यान समझिएगा। देखिए जैसे मैंने बोला क्वारल लिखा हुआ है, QUARREL, तो सबसे पहले क्या कह रहा है इसमें कि वर्ब के अंत में कोई व्यंजन हो, व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट आ गया, क्या आ गया कॉन्सोनेंट के रूप में, हमारे सामने कॉन्सोनेंट के रूप में एल आ गया, क्या आ गया दोस्तों, एल आ गया। उसके पहले क्या है, कोई शॉर्ट वॉवेल, ई एक शॉर्ट वॉवेल है, इसके पहले शॉर्ट वॉवेल आया, तो हमको क्या करना है, इसी कॉन्सोनेंट को 2 बार दोहराना और उसमें आईएनजी लगा देना है। जैसे QUARRELING, क्वारलिंग हो जाएगा, ठीक है। जैसे स्विम है, स्विम में लास्ट में क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, उसके पहले क्या आ रहा है, एक शॉर्ट वॉवेल आ रहा है, आई, ठीक है। तो इस एम को 2 बार लिखना है, SWIMM, और उसके बाद लास्ट में क्या लगा देना, आईएनजी लगा देना है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, स्टॉप, स्टॉप पी है, कॉन्सोनेंट है, उसके पहले शॉर्ट वॉवेल आ रहा है, तो इस पी को 2 बार लिखना है, STOPP, और फिर लगा देना आईएनजी, स्टॉपिंग, ठीक है। जैसे अकर,
होना जिसका होता है, आर्ट क्या है, कॉन्सोनेंट, उसके पहले क्या है, वॉवेल आ रहा है, शॉर्ट वॉवेल, तो इस अकर को 2 बार लिखेंगे, अकरिंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप ये समझ में आया होगा आप लोग को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस को। ये 3 पॉइंट मैंने जो बताया आपको वर्ब को कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है दोस्तों, वो आप समझ गए होंगे। अब पढ़ने की बारी है प्रेजेंट टेंस की। देखिए समझिएगा ध्यान से, कार्य संपन्न होने की स्थिति यानी काम किस तरह से संपन्न हुआ है, कोई एक्शन कैसे समाप्त हुआ है, उसके हिसाब से प्रेजेंट टेंस को 4 भाग में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 4 भाग में। जैसे समझिएगा एग्जांपल से, सबसे पहला क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बाद क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि काम कैसे समाप्त हुआ है उसके हिसाब से हम इस टेंस को 4 भागों में बांट सकते हैं प्रेजेंट टेंस को। सबसे पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, दूसरा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव जिसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है ओके दोस्तों, और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, वह खेलता है, ही प्लेज। ठीक है दोस्तों, सेंटेंस नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट वाक्य है, वह खेल रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। वह खेल चुका है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। वह 3 घंटों से खेल रहा है, ये दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सबको 1 बाय 1 पढ़ेंगे भी दोस्तों। ठीक है, इस पूरे सेंटेंस में प्लेज, प्लेइंग, हैज प्लेड, हैज बीन प्लेइंग किसी स्टेट ऑफ एन एक्शन को दिखाता है, कोई भी स्पष्ट रूप से काम संपन्न हुआ है उसको दिखा रहा है। तो दोस्तों प्रेजेंट टेंस को काम संपन्न, कार्य संपन्न होने की स्थिति से 3 भागों में, माफ कीजिएगा 4 भागों में बांट सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, चलिए सबसे पहले अब आपको मैं पढ़ाता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। ठीक है, सबसे पहले जब कभी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप पढ़ते हैं, पहले आप ये समझिए कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, आप पहचान भी समझिए। सबसे पहले पहचान समझिए। देखिए दोस्तों अब यहाँ पर मैं आपको सारा चीज़ बताऊंगा, नंबर जो है सिंगुलर है, प्लुरल है, कहाँ पर क्या लगना है, ठीक है वो सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे 1 बाय 1 करके, सारा चीज़ हम समझेंगे। ठीक है दोस्तों, पहले जो उदाहरण दिया पहले उसी को समझते हैं, किताब के अनुसार चलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको धीरे धीरे करके मैं बताऊँगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या है कि इसमें कह रहा है मैं खेलता हूँ, इसको ट्रांसलेट किया गया आई प्ले में। वह लिखता है, इसको ट्रांसलेट किया गया ही राइट्स में। सूरज पूरब में उगता है तो द सन राइजेज इन द ईस्ट हो गया। ट्रेन यहाँ आती है, हेयर कम्स द ट्रेन। वह सदा सच बोलता है, ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। मैं रोता हूँ, आई वीप। जितने भी यहाँ पर ट्रांसलेट किए गए शब्द हैं दोस्तों, आप एक चीज़ गौर करेंगे, कहीं पर भी इज एम आर का इस्तेमाल नहीं हुआ है। डायरेक्ट क्या आया है, सब्जेक्ट आया है, उसके बाद डायरेक्ट वर्ब आया है। वो वर्ब में कई जगहों पर एस ई एस लगा है और कई जगहों पर एज इट इज लिखा है। तो सबसे पहले दोस्तों ये समझते हैं, ठीक है, कि इस तरह के सेंटेंसेस को पहचानने का तरीका क्या है। देखिए दोस्तों, जब कभी इस तरह का सेंटेंसेस आपके सामने आता है दोस्तों, तो उसको पहचानने का तरीका सबसे आसान है। क्या है दोस्तों, कि अगर वाक्य के अंत में, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आप जब देखिएगा तो यहाँ पर वाक्य के अंत में क्या है, ता है आया है, ठीक है, उसके बाद ते है आया है। अगर ता है, ते है, ती है, ये सब आता है तो समझ जाइए कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। जैसे मैं खेलता हूँ, मैं कूदता हूँ, जैसे इसमें ता आया है, ता हूँ आया है। यहाँ पर भी दोस्तों क्या आया है, जो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर ते हैं आया है। जब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं एक्सेट्रा आता है तो उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में माना जाता है। क्लियर है बात? ठीक है, और बनाने का नियम क्या है, सबसे पहले ट्रांसलेट करते हैं सब्जेक्ट को और इसमें वर्ब का पहला रूप लगाते हैं, यानी V1 भी पहला रूप में, मतलब कि उसमें एस या एस आ सकता है। उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट आता है, तो यानी इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या एस, यानी वर्ब पहला रूप में आएगा, ठीक है, अब प्लस दोस्तों क्या, ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा, आप इसमें कुछ कह रहा, ध्यान देने वाली बात है, क्या समझने वाली बात है। देखिए आप जब एक चीज़ गौर कीजिएगा, यहाँ पर जो वाक्य है 2 है, 3 है, 4 है, उसके बाद 5 है, 7 है, 8 और 9 जो वाक्य है, इस सारे वाक्यों में वर्ब में एस या ई एस लगा है। 2 में भी ई एस लगा, सॉरी एस लगा है। उसके बाद दोस्तों इसमें भी एस लगा है, इसमें भी एस लगा है, इसमें भी एस लगा है दोस्तों, इसमें भी ई एस लगा है, इसमें भी दोस्तों एस लगा है। ठीक है, उसके बाद 9 में भी एस लगा है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये सब में एस या यस क्यों लगा।
क्योंकि दोस्तों इसका कारण था, क्योंकि इन जो भी ये सेंटेंस थे उसका कर्ता यानी सब्जेक्ट जो था वो सिंगुलर नंबर था और वो भी थर्ड पर्सन था। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हमारा सब्जेक्ट सब्जेक्ट जो हमारा सिंगुलर है दोस्तों, समझिएगा ध्यान से, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। यही ये बताना चाह रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों वाक्य नंबर 2, वाक्य नंबर 3, वाक्य नंबर 4, वाक्य नंबर 5, उसके बाद वाक्य नंबर 7, वाक्य नंबर 8 और वाक्य नंबर 9, इन सारे में जो सब्जेक्ट हैं वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं। क्या है सब्जेक्ट? थर्ड पर्सन सिंगुलर। अच्छा सर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर कहने का क्या अर्थ है? तो सिंगुलर कहने का ये तात्पर्य है कि एक वचन में है, एक ही है, एक से अधिक नहीं। थर्ड पर्सन का मतलब वो हुआ कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको थर्ड पर्सन कहते हैं। क्लियर हो? आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे। चलिए मैं आपको पर्सन का कुछ आइडिया दे देता हूँ ताकि आपको कन्वर्ट करने में दिक्कत ना आए। देखिए दोस्तों, फर्स्ट पर्सन में जो आई और वी आते हैं, सेकेंड पर्सन में यू आता है और थर्ड पर्सन में ही सी इट नाम दे माय फ्रेंड्स आता है। ठीक है, समझ में आए? ये आप पर्सन याद रखिएगा। फर्स्ट पर्सन में कौन होता है? आई और वी आता है। सेकेंड पर्सन में यू आता है। थर्ड पर्सन में ही सी इट नेम दे या माय फ्रेंड्स आ सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये मैं आपको समझाता हूँ कि नंबर्स में कैसे पहचान करेंगे कि कौन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है और कैसे पहचान करेंगे कि कौन प्लूरल नंबर है। ठीक है दोस्तों, देखिए, अगर आई आए तो सिंगुलर नंबर है, यू आए तो सिंगुलर है और ही सी आए तो वो नंबर सिंगुलर है। लेकिन प्लूरल नंबर में आई का वी हो जाता है, जैसे आई मने मैं हुआ, वी मने हम लोग हो जाता है। यू का भी यू रहता है लेकिन यू का यहाँ अर्थ होता है तुम लोग। सी का दे हो जाता है जिसका मतलब होता है वे लोग। अब नंबर में समझिए, सिंगुलर नंबर में ईट का ईट ही रहता है प्लूरल नंबर, ब्रदर का ब्रदर्स हो जाता है प्लूरल नंबर, अप्लीकांट का अप्लीकेंट्स हो जाता है। ठीक है दोस्तों, एक बात एक्सेप्शन है, ध्यान रखिएगा। आई जो है सिंगुलर नंबर है लेकिन थर्ड पर्सन नहीं है। मैंने शुरुआत में बोला कि जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है उसी में एस या एस लगता है, लेकिन आई अपवाद है। आई के साथ ऐसा चीज़ नहीं होता है। आई एक सिंगुलर नंबर है लेकिन थर्ड पर्सन नहीं है। इसी तरह से दे थर्ड पर्सन है लेकिन सिंगुलर नंबर नहीं है। अतः इनके साथ वर्ब में एस या एस नहीं लगाया जाता, यानी आई और दे, याद रखिएगा, इनके साथ वर्ब में आप एस या एस नहीं लगाएंगे, बेस फॉर्म में ही आप ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, क्लियर है बात दोस्तों? ठीक है, सिंगुलर नंबर में थर्ड पर्सन में क्या क्या आ जाता है? आ जाता है आपका ही सी इट नेम, मेरे दोस्त, मेरे भाई, हिज सिस्टर उसकी बहन, हिज ब्रदर उसका भाई, उसके पिताजी या मेरे पिताजी, ये सारे किस में आ जाएंगे? सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन में। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको समझ लेते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए कहा जा रहा पहला पॉइंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो, थर्ड पर्सन हो, तो वर्ब एस साथ एस या एस जोड़ा जाता है। मतलब क्या कहा जा रहा है कि जैसे आपके पास सब्जेक्ट है, ठीक है, वो सिंगुलर नंबर है लेकिन थर्ड पर्सन है, तो उसमें जो वर्ब आप इस्तेमाल करेंगे उसके साथ एस या एस जोड़ेंगे। तो सर थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता कौन कौन है? तो मैं रिपीट करता हूँ, देखिए, ही आता है, सी आता है और उसके बाद ईट आता है और एनी नेम सिंगुलर आता है। एनी नेम सिंगुलर, एनी नेम सिंगुलर आता है, जैसे राम हो गया, मोहन हो गया। ठीक है, इन सबों के साथ अगर ट्रांसलेट करेंगे तो हम एस या ई एस जोड़ेंगे, क्योंकि ये सारे सिंगुलर हैं, इसमें कभी भी बिना एस या ई एस जोड़े हुए नहीं बना सकते हैं। जैसे समझते हैं एक एग्जाम्पल से, देखिए क्या कह रहा है कि यदि वर्ब का अंतिम अक्षर डबल एस ओ जेड एक्स सी एच एस एच हो तो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ ई एस जोड़ा जाता है। ठीक है, यानी कि अगर डबल एस आपको दिखे, कहाँ कहाँ आप क्या लगाइएगा? ई एस कहाँ लगाइएगा? ओ दिखे, जेड दिखे, सी एच दिखे या एस एस दिखे, इनके साथ दोस्तों आपको ई एस लगाना होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पर देखिए आई गो, तो यहाँ आई जो है सिंगुलर है, इसीलिए मैंने एक्सेप्शन बोला था कि आई अपवाद है, इसलिए इसके साथ दोस्तों क्या लगता है? गो लग जाता है फर्स्ट रूप में। ठीक है, प्लूरल वर्ब लगता है। लेकिन ही लिखे हैं, ही गोज, ही क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी इसके साथ सिंगुलर लगेगा। जब वर्ब में ई एस लगाया जाता है दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो वो क्या बन जाता है? सिंगुलर बन जाता है। तो मैंने अभी एग्जाम्पल आपको बताया कि एस एस आ रहा है, ओ आ रहा है, जेड आ रहा है, एक्स आ रहा है या सी एच आ रहा है या एस एच आ रहा है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा उसके साथ जो है ई एस का इस्तेमाल किया जाता है।
जैसे आई किस बोलते हैं तो सही है, कोई बात नहीं है। इसमें ये फर्स्ट पर्सन है लेकिन इसमें प्लूरल वर्ब लगा, या बाद है आई। सी किसेस, सी थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर लग गया। किसके साथ, ईएस लगा दिए क्योंकि वाक्य के अंत में डबल एस आ रहा है। जैसे वी सर्च, तो यानी वर्ब, यहाँ नाउन प्लूरल है तो यानी सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आया, ठीक है। ही सर्चेस यहाँ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सी एच लगा था इसलिए इसमें एस लगा दिए। दे फेच है तो सी फेचेस हो जाएगा, सी एच था ई एस लगा दिए, ठीक है। बाकी जितने भी वर्ब हैं उसके साथ एस लगता है केवल, ठीक है, केवल एस लगता है, ध्यान रखिएगा। ये जो मैंने एग्जांपल बताया कि वाक्य के यानी वर्ब के अंत में डबल एस आए, अंतिम वर्ड ओ हो, जेड हो, सी एच हो या एस एच हो, तो उसके साथ क्या लगता है, ई एस लगता है। बाकी सारे शब्दों के साथ एस का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आया कि नहीं। जैसे देखिए जो मैं बता रहा हूँ उसको कॉपी में नोट भी करते जाइएगा, समझते भी जाइएगा दोस्तों, ठीक है। जैसे हम अगर बोलते हैं वी प्ले तो चलेगा, ही प्लेज, आपको दिख रहा है इसमें एस लग गया। वी माने हम लोग हो गया, एक से ज़्यादा हो गया, इससे प्लूरल वर्ब हो गया। ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर आया इसमें। इसी तरह से एग्जाम्पल है, ठीक है। अब 2 नंबर समझते हैं, 2 नंबर पॉइंट कह रहा है यदि जब वर्ब का अंतिम अक्षर वाई हो तो इसके पूर्व का अक्षर कॉन्सोनेंट हो, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ सिंपल प्रेजेंट में वाई को ई एस में बदला जाता है। दोस्तों सिंपल भाषा में समझिए, देखिए आप ये समझिए कि अगर आपके सामने कोई वर्ड लिखा है, जैसे मान लीजिए कि हम लिखते हैं, एक एग्जांपल लिखते हैं फ्लाई, ठीक है। अब वाई क्या है, हमारा अंतिम अक्षर है वाई है, ठीक है। इसके पहले क्या है, कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है, क्या आ रहा है, एल आ रहा है, आ रहा है ना दोस्तों। अगर कॉन्सोनेंट एल आ रहा है तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि इस वाई को हम जो है किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, इस वाई को हम कन्वर्ट करते हैं आई ई एस में। वाई को किस में कन्वर्ट करते हैं, आई ई एस में, फ्लाइज कर देते हैं। जैसे देखिए दे फ्लाई काइट्स है लेकिन ही फ्लाइज काइट्स होगा, क्यों, क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी यहाँ पर सिंगुलर इस्तेमाल करना पड़ा। और सिंगुलर वर्ब में एस या ई एस लगता है, मैं बार बार कहता हूँ सिंगुलर वर्ब में एस या ई एस लगता है, ठीक है। जैसे दोस्तों मैं बोलता हूँ आई ट्राई तो चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सीता ट्राइज कहती है, सीता फिर ट्राई में टी आर वाई आया, वाई आपका है, वाई के पहले क्या है आपका एक कॉन्सोनेंट आ रहा है तो इस वाई को किस में कन्वर्ट कीजिएगा, आई ई एस में, तो ट्राइज हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्लियर है बात। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। तो अगर मैं इसका एक समराइज करूँ सिंपल भाषा में, दोस्तों देखिए आई के साथ लगाना है आपको प्लूरल वर्ब, यू के साथ भी लगाना है आपको प्लूरल वर्ब, ठीक है। उसके बाद वी के साथ भी प्लूरल वर्ब लगाना है, दे के साथ भी आपको प्लूरल वर्ब लगाना है। जैसे आई प्ले, वी प्ले, यू प्ले, दे प्ले, ये हो जाएगा, क्लियर है बात दोस्तों। लेकिन अगर ही आए, सी आए, इट आए या कोई नाम आए और वो भी सिंगुलर में रहे, एक वचन में रहे, इसके साथ लगेगा एस या ई एस। ये डिपेंड करता है कि हमारे सामने जो वर्ब है वो किस प्रकार का है। और मैंने अभी आपको बताया भी है कहाँ एस लगाना है और कहाँ पर दोस्तों आपको ई एस लगाना है, ठीक है। आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब जो है हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब जो आगे बढ़ेंगे टॉपिक को लेकर, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को लेकर बढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों आज का ये वीडियो है यहीं पर रोकेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम चर्चा करेंगे और चीज़ों को लेकर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।